Unacademy. Let's crack it. नमस्कार। मैं आप लोगों को अब आज क्लास 6 के हिस्ट्री के एनसीईआरटी के चौथे टॉपिक की ओर ले चलूंगा। इस चौथे टॉपिक की ओर ले चलने के दौर में सबसे पहले एक सूचना दे देता हूं कि अनअकैडमी के मुखर्जी नगर के सेंटर में हिंदी मीडियम के लिए ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है। उसका पहला बैच ऑलरेडी फुल हो चुका है और दूसरे के लिए 27 तारीख को 11:30 पे मुखर्जी नगर के अंदर एक कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। उस कार्यशाला में आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज के अलग अलग सेक्शंस के जो तमाम विद्वान शिक्षक हैं वो उपलब्ध होंगे और उन विद्वान शिक्षकों के द्वारा आपको उनके सब्जेक्ट की रणनीति समझाई जाएगी। आप उस सेशन से लाभान्वित होने के लिए उस कार्यशाला में आइए। क्योंकि कार्यशाला में बैठने के लिए सीटों की एक सीमित संख्या होगी, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप अनअकैडमी के कार्यालय में जाकर अपनी उपस्थिति के लिए एक पंजीकरण करवा लें। 28 तारीख से दूसरे बैच की शुरुआत हो रही है, यानी कि आप ये समझिए कि 27 तारीख को कार्यशाला और 28 तारीख से बैच की शुरुआत। चलिए बच्चों, अब इसके आगे मैं आपको ले चलता हूं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा जो चौथे नंबर का है, उसके अंतर्गत आप यदि हेडिंग को देखें तो लिखा हुआ है कि साहित्य और कब्र। साहित्य और कब्र क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? यदि आप साहित्य और कब्र क्या बताते हैं के एंगल को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि बेसिकली यह टॉपिक स्रोत आधारित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहित्य क्या बताता है के तहत संपूर्ण प्राचीन भारत के लिए स्रोत की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की चर्चा हुई है। ऋग्वेद की चर्चा हुई है और इस एनसीईआरटी की किताब में ऋग्वेद के बारे में इतनी कम चर्चा है कि उसके बारे में मैंने ये सोचा है कि ऋग्वेद और तमाम उत्तर वैदिक कालीन वैदिक साहित्य को मिलाकर एक इंडिपेंडेंट क्लास ले लूंगा, जिससे कि आपका बेसिक लेवल का ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। एनसीईआरटी की किताब की ये सीमा है कि उसमें वैदिक काल का कवरेज बहुत कम है और वैदिक काल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी और मेंस के कल्चर के लिए भी, ऑप्शनल वालों के लिए तो है ही। तो ऐसे स्थिति में हमने ये प्लान किया है कि मैं उसके लिए अलग से एक क्लास लूंगा। अतः आज की कक्षा में हमारा फोकस होगा कि ये कब्रें क्या बताती हैं, कब्र से आपको क्या जानकारी मिलती है। तो बच्चों, कब्र के बारे में भी जो इस टॉपिक का कवरेज है वो बेसिकली एक खास कालखंड के कब्रों का कवरेज है। और वह कालखंड कौन सा है? तो वह है महापाषाण काल। महापाषाण काल का। महापाषाण काल के बारे में आपको सबसे पहले यह समझना है कि महापाषाण शब्द का तात्पर्य क्या है। उसके बाद समझना है कि इनका कालखंड क्या है। इसके बाद समझना है कि इनका क्षेत्र कौन सा था। फिर समझना है कि इनका बतौर स्रोत हम कैसे उपयोग करते हैं। स्रोत की तरह इनका महत्व। स्रोत की तरह इनका महत्व।
कुल मिलाकर देखो बच्चों, तो ये है 4 बातें। इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो यदि आप इन 4 बातों के तहत टॉपिक को पढ़ना शुरू करो तो सबसे पहला पॉइंट आया तात्पर्य। What is the meaning of this महापाषाण मीन्स मेगालिथ। मेगालिथिक कल्चर का अध्ययन जब करते हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि इस काल का अध्ययन करने के लिए हमारे पास में कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। साहित्यिक स्रोत नहीं है, साहित्यिक स्रोत नहीं है। और पुरातात्विक स्रोत के तहत चलकर देखो, पुरातात्विक स्रोत के तहत चलकर देखो तो पुरातात्विक स्रोत तो अनेक होते हैं। आपके निवास क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले पुरातात्विक स्रोत, आपके बाजार क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले पुरातात्विक स्रोत, आपके धार्मिक केंद्रों से प्राप्त होने वाले पुरातात्विक स्रोत, तमाम क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर कि लोग अपने इस्तेमाल की गई वस्तुओं को छोड़ देते हैं और हजारों साल बाद यदि कोई उत्खननकर्ता उन्हें प्राप्त कर लेता है तो उनका काल निर्णय करके उनके बारे में जानने की कोशिश करता है कि उनकी जीवन दशा कैसी थी, उनकी जीवन की पद्धति कैसी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट केस यह है कि अधिकांश जो पुरातात्विक क्षेत्र हैं उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुएं नष्ट हो गई है और सिर्फ वहीं की पुरातात्विक वस्तुएं अभी तक सुरक्षित हैं जहां पर कि उस काल के, उस समाज के लोगों के मृत शरीरों को दफनाया गया था। यानी एक ऐसी संस्कृति की कल्पना करो, एक ऐसे समाज की कल्पना करो जिनके बारे में जानने के लिए तुम्हारे पास में कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक है। और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भी सिर्फ वही पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि उस समाज के मृत शरीरों के दफन केंद्रों से प्राप्त हुए हैं। उस समाज के बारे में जानकारी दे सकने वाले अन्य पुरातात्विक स्रोत नष्ट हो चुके हैं। दफन केंद्रों के पुरातात्विक स्रोत अभी भी बचे हुए हैं। और सवाल उठता है कि क्यों बचे हुए हैं? क्योंकि मृतकों के शरीर को जब दफनाया जाता था, दफनाने के क्रम में कई सारी सामग्रियां उनके साथ में दफन कर दी जाती थी और जहां पर उनके शरीर को दफनाया गया है वहां पर पत्थर के बड़े बड़े घेरे लगा दिए जाते थे और ऊपर से उसे ढक दिया जाता था। इस वजह से शायद प्राकृतिक मार के बावजूद वो अपने वजूद को बचा के रखने में कामयाब हो गए। अब सोचो कि महापाषाण नाम क्यों पड़ रहा है? तो मतलब कि एक ऐसी संस्कृति जिसके बारे में हमारी जानकारी उनके समाधान केंद्रों से मिलती है, ऐसे समाधान केंद्र जहां की दफनाए गए सब के चारों तरफ पत्थर के बड़े बड़े माने महापाषाण के टुकड़े लगा दिए गए हों। और चूंकि इस काल के, इस समाज के इतिहास की हमारी जानकारी इन्हीं स्रोतों पर निर्भर है, इसलिए इस युग का नाम ही, इस काल का नाम ही, इस संस्कृति का नाम ही महापाषाण काल, महापाषाण संस्कृति, महापाषाणिक क्षेत्र के तौर पर रख दिया गया। तो मैं समझता हूं कि अब आपको तात्पर्य से कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बच्चों, आपके सामने अगला मुद्दा यह है कि इनका काल क्या है। तो इनके काल की शुरुआत यदि करोगे तो तकरीबन 1000 BC से 4th सेंचुरी BC के मध्य, 1000 BC से लेकर 4वीं शताब्दी BC के मध्य में हमने क्या देखा है? महापाषाणिक संस्कृति। महापाषाणिक संस्कृति कहां विकसित हुई? यदि इसके विकास के क्षेत्र को समझो तो सुदूर दक्षिण, सुदूर
दक्षिण, दक्कन, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र, भारत के उत्तर पूरब के कुछ क्षेत्र। यानी कि महापाषाणिक प्रकार की समाधान की संस्कृति सिर्फ और सिर्फ किसी एक क्षेत्र विशेष से हमें नहीं मिली है। इस तरीके की संस्कृति या इस तरीके की दफन की प्रक्रिया हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में अपनाई गई दिखती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपके पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन ये दे सकते हैं कि महापाषाणिक प्रकार के दफन की जानकारी हमें सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी भारत से मिली है। तो उत्तर होगा नहीं, गलत है। ये कश्मीर से भी मिली है ऐसी जानकारी और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से भी मिली है ऐसी जानकारी। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने में यह स्पष्ट हो गया कि तात्पर्य क्या है, यह भी स्पष्ट है कि काल क्या है, फिर यह भी कि क्षेत्र क्या है। और तब बतौर स्रोत हम इनके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्रोत के तौर पर इनके महत्व को समझने की कोशिश करो। स्रोत क्या है? तो पीछे की जो चर्चा है उसका हल्का सा रिपीटेशन होगा, लेकिन दोबारा समझना जरूरी है कि जब भी हम इतिहास के किसी कालखंड के बारे में, किसी क्षेत्र के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें स्रोत की जरूरत होती है। स्रोत दो तरीके के होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। क्योंकि हम जिस समाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस समाज के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, उस समाज के लोगों के द्वारा रचा हुआ कोई भी साहित्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम कोई साहित्यिक स्रोत नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। बच गए पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत जो आपके पास आज के डेट में उपलब्ध हैं या होते हैं, वो कई तरह के केंद्रों से मिलते हैं, चाहे वो समाधान केंद्र हो, चाहे वो निवास केंद्र हो, बाजार केंद्र हो, पूजा केंद्र हो, आदि आदि। अनफॉर्चुनेटली हम जिस समाज और संस्कृति के लोगों का इतिहास पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी के लिए हमारे पास जो भी सामग्रियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके समाधान केंद्रों से ही प्राप्त हुए हैं। तो सवाल यह उठता है कि समाधान केंद्रों से कौन सी सामग्रियां प्राप्त हुई है और समाधान केंद्रों से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। माने 1000 बीसी से लेकर 4वीं शताब्दी बीसी के बीच के सुदूर दक्षिण और दक्कन, कुछ कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली महापाषाणिक संस्कृतियों के बारे में, उनके समाधान केंद्रों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं हमें क्या बताती हैं। हमें बस इतनी जानकारी चाहिए। और चूंकि यह टॉपिक काफी छोटा है तो आप अगले 5 मिनट के बाद देखेंगे कि टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जितना मैंने आज बताया उतना ही से काम चल भी जाएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहली जानकारी हमें यह मिलती है कि शव को दफनाया जाता था। दफनाया जाता था। शवों को तो हिंदुस्तान में आज के डेट में हिंदू ज्यादातर जलाते हैं, लेकिन यहां के लोग अपने शव को दफनाते थे। ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में भी पढ़ने को मिला है। ये पाषाण काल के दौर की भी सबसे प्रचलित पद्धति थी। मुस्लिम आज भी शव को दफनाते हैं। हिंदुस्तान के कर्नाटक के इलाके में लिंगायत लोग आज भी शव को दफनाते हैं। जब वो गौरी लंकेश की हत्या हुई थी और उनके शव को दफनाया गया था तो कई सारे लोगों ने यह प्रश्न उठा दिया था कि अरे देखो तो गौरी लंकेश को मुस्लिम विधि के तहत दफनाया गया है, जबकि हिंदू को तो जलाया जाता है। लेकिन ये बात वो लोग कर रहे थे जिन्हें यह मालूम नहीं था कि लिंगायत लोग अपने शव को दफनाते ही हैं।
बासव अन्ना के माध्यम से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वो जिन्होंने की लिंगायत धर्म की शुरुआत किया था। खैर, सबको दफनाते थे। दफनाने के बाद ये पता चले कि जब सब दफना रहे थे तो कई सारी सामग्रियां उनके साथ में जोड़ दिए थे, कई सारी सामग्रियां भी दफन कर दी गई। अब कई सारी सामग्रियां भी दफन कर दी गई। आखिर क्यों? कोई व्यक्ति मर गया तो उसके शव को दफनाते हो तो सबको दफना दो, उसके साथ तुम सामग्रियां क्यों जोड़ रहे हो? तो हिस्टोरियन इस बात का अर्थ ये लगाते हैं कि उस समय के लोगों के मन में पुनर्जन्म का विचार रहा होगा कि व्यक्ति जब मर जाता है तो उसका दोबारा जन्म होता है, और इसलिए जब कोई प्रिय आपका मरेगा तो आप क्या करते हो कि उनकी प्रिय वस्तुएं उनके शव के साथ ही दफना देते हो, इस उम्मीद में कि अगले जन्म में इस व्यक्ति को ये सारी सामग्रियां मिल जाएंगी और इस तरीके से उसका अगला जन्म खुशहाल होगा। तो अगले जन्म की खुशहाली को ध्यान में रखकर मृत व्यक्ति के शरीर के साथ में उसकी कई सारी वस्तुओं को भी दफनाया जाता है। आपने पाषाण काल के दौर में भी पढ़ा है कि दफन की क्रिया चल रही थी। जैसे कि बुर्ज होम के बारे में आपने पढ़ा था कि मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है नवपाषाण काल में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रोपड़ में मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है। नवपाषाण काल में आपने यह भी पढ़ा है कि मेहरगढ़ में मालिक के साथ में बकरी को दफनाया गया है। तो बच्चों, इसी पैटर्न पे देखो तो यहां पर भी मृतक के साथ में कई सारी सामग्रियां डाली जा रही है। इसका मतलब हुआ कि वो पुनर्जन्म में यकीन करते थे। अब तीसरी बात है कि वो सामग्रियां कौन सी हैं। जो सामग्रियां हैं उसके आधार पर यह पता चलेगा कि उनकी जीवन दशा कैसी थी। तो सामग्रियों में देखो तो लाल और काला, ब्लैक एंड रेड मृदभांड मिलता है। मृदभांड बने मिट्टी का बर्तन। इसके बाद फिर सामग्रियों के तहत और क्या सामग्री है? इसके अंतर्गत आपको मनके मिलेंगे। मनका माने बीट्स। कभी कभी आप पत्थर के या धातु के कुछ मनके बनाते हैं जिससे कि आप माला गूंथते हैं। मनकों के बाद आप देखोगे कि अनाज मिलेगा। अनाज के बाद फिर देखो तो लोहे के उपकरण मिलेंगे। लोहे के उपकरण मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों कि महापाषाणिक संस्कृति के लोग लोहे का उपकरण इस्तेमाल में लाते थे। आपने पढ़ा है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग लोहे का उपकरण नहीं इस्तेमाल में लाते थे। उसके पहले के लोगों के लिए तो ये सवाल ही नहीं उठता है। तो भारत के लोग पहली दफा लोहे का उपयोग लगभग 1000 बीसी के आसपास करने लगे थे, और 1000 बीसी के आसपास इस्तेमाल करने के कारण एक तरफ उत्तर वैदिक काल से लोहे का नाता जुड़ता है और दूसरी तरफ महापाषाणिक संस्कृति से। यानी कि आप महापाषाणिक संस्कृति को पाषाण काल का पर्याय मत समझिएगा। पाषाण काल का मतलब एक ऐसा काल जिसके तहत लोगों के उपकरण पत्थर से या लकड़ी मिट्टी आदि से बनते थे। अभी वो धातु का उपयोग शुरू नहीं किए थे। जब हम बोलते हैं महापाषाण
तो महापाषाण का मतलब ये नहीं है कि अभी तक ये धातु का उपयोग शुरू नहीं किए थे, बल्कि ये तो तांबा, कांस्य, यहां तक कि लोहा का भी उपयोग कर रहे थे। तो सवाल उठता है कि इनको हम महापाषाणी क्यों कहते हैं? तो वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि चूंकि इनके बारे में हमारी जानकारी इनके समाधान केंद्रों से प्राप्त होती है और शवों को पत्थर के बड़े बड़े घेरों के तहत वो सुरक्षित कर दिए थे, इसलिए उसको महापाषाणिक संस्कृति कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, महापाषाण की संस्कृति वाले लोगों के दफन केंद्रों से लोहे के उपकरण भी मिले हैं। इसके बाद फिर आप ये देखोगे कि इन सामग्रियों से आपको जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो क्या जानकारी है कि ये अभी ग्रामीण जीवन जी रहे थे, ग्रामीण जीवन जी रहे थे। ये कई प्रकार के फसल उगाने लगे थे, कई प्रकार के फसल उगाने लगे थे। इसके बाद एक दूसरी बात बड़ी रोचक नजर आएगी, वो ये कि जब आप महापाषाण के केंद्रों को देखिएगा ना, तो आपको यह पता चले कि कुछ जगहों पर जो सामग्रियां डाली गई है वह साधारण है, साधारण, और कुछ जगहों पर आपको बहुत महंगी सामग्रियां मिलेंगी। जैसे कि एक समाधान केंद्र से हमको 30 सोने के मन के मिले, सोने के मन के मिले। एक शव के साथ 30 सोने के मन के, इसका मतलब क्या है कि वह उस समाज का सबसे धनी मानी व्यक्तियों में से एक रहा होगा, या उस समाज का राजा रहा होगा, वह किसी न किसी तरीके से अति विशिष्ट रहा होगा। इसीलिए तो उसके शव को जब दफनाया गया है तो सोने के 30 मन के भी दफनाए गए हैं। बच्चों ये भी याद रखिएगा कि महापाषाण काल के लोग सोने का इस्तेमाल करते थे। तो सोने के 30 मन के एक जगह, और कई सारे शव ऐसे हैं जिनके साथ में जो सामग्रियां दफनाई गई है वो अति साधारण है। इसका मतलब है कि ये जनरल कैटेगरी के लोग रहे होंगे, साधारण पृष्ठभूमि के लोग रहे होंगे, और ये विशिष्ट लोग रहे होंगे। यानी कि सामाजिक वर्गीकरण आपको दिखता है, सामाजिक वर्गीकरण आपको दिखता है। अब आपको एक दूसरे पहलू की ओर लेके चलता हूं कि जो आपको महापाषाणिक केंद्र मिले हैं, महापाषाणिक केंद्रों को लेकर देखो तो कुछ तो महापाषाणिक केंद्र ऐसे हैं जिसमें कि एक पत्थर खड़ा कर दिया है, बस एक पत्थर, मात्र एक पत्थर कहीं खड़ा कर दिया गया हो, वही महापाषाणिक संस्कृति का एक उदाहरण हो गया कि साहब सबको दफनाया गया है, उसके ऊपर एक पत्थर खड़ा कर दिया गया है। संगम काल में जाकर पढ़िएगा तो इस तरीके से पत्थर खड़ा करने का एक विशेष प्रकार का चलन नजर आएगा, जिसको वीरक्कल प्रथा बोलते हैं। वो वीरों के सम्मान में ऐसा किया जाता था। लेकिन महापाषाणिक काल में इसका क्या मतलब है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। उसके बाद फिर देखोगे कि धरती के ऊपर और धरती के अंदर, नीचे महापाषाणिक केंद्र बनाए गए, महापाषाणिक केंद्र। यानी कि जहां पर सबको दफनाया गया है उसी जगह पर दो तरीके के महापाषाणिक केंद्र नजर आएंगे। एक है कि शरीर को दफना दिया गया और जो धरती का सरफेस लेवल है उसी लेवल पर चारों तरफ से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े रख दिए गए, पत्थर के टुकड़ों से उस सब को घेर दिया गया, और उस घेरे के ऊपर 2 पत्थर 3 पत्थर और लगा दिया गया ताकि वो कवर्ड हो गया, ऊपर से भी पानी वानी से वो प्रभावित नहीं हो। यह हुआ धरती के ऊपर का महापाषाणिक केंद्र।
और कुछ ऐसे भी हैं जहां पर कि गड्ढा खोदा गया, गड्ढा खोद कर उसके अंदर शव को रखा गया और उसी गड्ढे के अंदर चारों तरफ से महापाषाणिक केंद्र बना दिए गए, यानी पत्थर के चारों तरफ के टुकड़े लगा दिए गए और उसको ऊपर से कवर कर दिया गया। यह हुआ धरती के नीचे का महापाषाणिक केंद्र। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ धरती के ऊपर ही पाषाण के घेरों का निर्माण होता था? तो उत्तर है नहीं, धरती के ऊपर भी होता था और धरती के नीचे भी होता था। इसके बाद फिर आपको एक और लक्षण क्या खास नजर आने को है कि ऐसे भी महापाषाणिक केंद्र मिले हैं जहां की एक बड़ा दफन केंद्र है, जहां एक परिवार के एक व्यक्ति को दफनाया गया, बाद में दूसरा व्यक्ति मारा उस परिवार का, उसको भी वहीं दफनाया गया, तीसरा व्यक्ति मारा उसको भी वहीं दफनाया गया। और ऐसे दफन केंद्र के अंदर प्रवेश करने के लिए पोर्ट होल की व्यवस्था भी की गई थी, यानी कि आप दफन वाले केंद्र तक पहुंच सकें उसके लिए अंदर ही अंदर एक रास्ता बना लिया गया था गड्ढा खोद के। पोर्ट होल के रास्ते आप उस जगह तक नए मृतक के शरीर को ले जाते हैं जहां पर कि इसके पहले मृतक के शरीर को आपने दफनाया था। अब अगला एक सिस्टम क्या नजर आने को है जो इनाम गांव से मिला है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। इनाम गांव, इनाम गांव में क्या एक विशेष जानकारी मिली है बच्चों? इनाम गांव महाराष्ट्र में है। इनाम गांव से एक विशेष जानकारी यह मिली है कि 5 कमरों का एक घर है, घर के बीच में एक आंगन है और आंगन में ही मृत व्यक्ति के शरीर को दफनाया गया है। और मृत व्यक्ति के शरीर को जब दफनाया गया है तो उसे मिट्टी के एक ताबूत के अंदर रख के दफनाया गया है, यानी कि आंगन में दफन और ऊपर से ताबूत में दफन। और ताबूत किस चीज की? तो मिट्टी के। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में आप देखोगे तो आपको हड़प्पा नाम के एक जगह पे ताबूत में सबको दफनाने की जानकारी मिलती है। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। और इधर देखो कि महापाषाणिक संस्कृति के तहत इनाम गांव से हमें एक प्रमाण मिला है कि एक मृतक व्यक्ति के मृत शरीर को मिट्टी के एक ताबूत में रखा गया है और उसे उसी ताबूत के अंदर दफनाया गया है। और कहां पर? तो उसके घर के आंगन में ही दफनाया गया है। अब बच्चों, इतने प्रकार की जानकारी आपको जब मिल गई तो इसमें सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप 3-4 तरह के जो दफन के केंद्र हैं उसका एक बार पिक्टोग्राफिक स्टडी कर लीजिए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये देखो, ये है दफन का वो केंद्र जिसके तहत आप देखोगे कि यहां पर मृत के शरीर को रखा गया है और उसके ऊपर चारों तरफ पत्थर के घेरे लगाए गए हैं और उसके बाद सेकेंड लेयर में ये पत्थर का बड़ा बड़ा घेरा लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गड्ढे के अंदर जहां दफनाया गया है वहां पर अपने बाद के मृतक के शरीर को हम लेके जाएं तो हम पहचान सकें कि यही वो जगह है। जगह की पहचान के लिए इस प्रकार का घेरा बना दिया गया है। यह महापाषाण की एक सांस्कृतिक विशेषता थी। इसके बाद फिर देखो बच्चों कि ये एक दूसरा है कि ये पोर्ट होल है, इसके रास्ते से आप अंदर जाते हैं, इसके रास्ते से आप अंदर तक जाते हैं और अंदर तक जाकर व्यक्ति के शव को दफना देते हैं। फिर देखो कि ये सरफेस के ऊपर, धरती के ऊपर ही आपने जहां शव को दफनाया है उसके चारों तरफ पत्थर के टुकड़े लगा दिए और यहां पर ऊपर से कवर कर दिया ताकि बारिश वारिश का कोई नुकसान नहीं हो। ये ऐसे ही रास्ता ही जाने का है बस। और ये सिंगुलर स्टोन इरेक्शन की कहीं कहीं पर एक पत्थर खड़ा कर दिया आपने, यानी कि कुल मिलाकर देखो तो महापाषाण के तहत कई प्रकार के डिजाइन नजर आएंगे। एक पत्थर खड़ा है, चारों तरफ से पत्थर का घेरा है, ऊपर से कवर कर दिया गया है,
वो धरती के ऊपर भी है, धरती के नीचे भी है, और धरती के नीचे वाला जो है उसके अंदर चारों तरफ से पत्थर के गोल गोल ढांचा को भी चारों तरफ ऐसे घेर दिया गया है ताकि वो पहचान बन जाए, और उस तक पहुंचने के लिए पोर्ट होल भी बना दिया गया है। कुल मिलाकर महापाषाणिक संस्कृति के बारे में हमारी जानकारी के तहत इतनी ही बातें हैं। पीटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछना होगा वो इसी के अंदर से रह के पूछेंगे, आप बना लेंगे। दूसरी जानकारी कि इस टॉपिक का एक हिस्सा वैदिक काल का है। मैंने कहा था कि वैदिक काल के ऊपर मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन किसी और वीडियो में बना के दे दूंगा। अंतिम बात ये कि आपको यदि ये अच्छा लगता है तो आप इसे सराहना मत भूलिए, और आगे बढ़ाना तो कभी मत भूलिए। आपके आगे बढ़ाने से अच्छी चीजें आगे बढ़ जाएंगी, अच्छा काम करने का मौका मिले, और वह बहुत जोखिम का ना हो और वह महंगा नहीं हो, तो कतई नहीं चूकना चाहिए। बड़े बड़े लोग तो जोखिम लेकर भी और मूल्य चुकाकर भी अच्छा काम करते हैं, और आप बड़े लोगों की श्रेणी में ही शामिल होने वाले हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि जो बिल्कुल ही मुफ्त का है और जो किसी तरह के जोखिम का नहीं है, वो काम तो जरूर ही कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और जहां तक हो सके मन में कॉन्फिडेंस रख कर करिएगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इससे लोगों की भलाई होगी। नमस्कार।